क्योंकि अगर हिटलर के हाथ में एटम बॉम्ब लग गया तो सोचो दुनिया का क्या होता। उसने बोला कि मैं जर्मनी को वापस सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाऊंगा, विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा जर्मनी को, जर्मनी का राज होगा। अब सब सोच रहे हैं कि इतनी ऊर्जा से कौन बिजली बनाएगा, बिजली बाद में बनाएंगे, अब बम बनाते हैं। इस टेस्ट के पहले रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जो साइंटिस्ट दल के नेता थे, ये गए आइंस्टीन से मिलने। नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका ने कहा मैं भी विश्व युद्ध के अंदर हूं, वर्ल्ड वॉर के अंदर हूं और मैं हमला करता हूं जापान के ऊपर। मास गायब हो जा रहा। अब ये मास कहां गया? जय हिंद। आज हम बात करेंगे परमाणु बम यानी एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब को बनाया गया, क्या परिस्थितियां थी, क्या मजबूरियां थी, कौन से वैज्ञानिक थे और कैसे एटम बॉम्ब बना। इसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बना, इन दोनों के पीछे क्या विज्ञान है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है, कैसे इतनी सारी ऊर्जा निकलती है, ये सारी बात जानेंगे आज के वीडियो में। शुरू करते हैं। तो ये कहानी पूरी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध के अंत से। वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ, जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार चुका था और जर्मनी के ऊपर बहुत दबाव पड़ा बाकी देशों का, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों ने जर्मनी पे बहुत दबाव डाला और कहा कि हमारा जितना नुकसान हुआ है विश्व युद्ध में सबकी भरपाई तुम करोगे, जितना भी हमको पैसा चाहिए, जितना भी हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है सबकी भरपाई जर्मनी कहेगा। और इसके लिए इनसे साइन भी करा लिया, एक समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, दबा दिया एकदम कि चल पेपर पे साइन कर, तू तो हार गया है, साइन कर और सारा पैसा चुका हमारे नुकसान का। जर्मनी एकदम दब गया। इनसे कहा गया कि अब तुम कोई सेना नहीं रखोगे, कोई लड़ाई नहीं लड़ोगे, अब तुम सिर्फ पैसा चुकाओ। अब जर्मनी ये पैसा कहां से लाएगा? भाई कोई भी देश पैसा कहां से लाता है? उसकी जनता से। तो क्या हुआ, जर्मनी के अंदर महंगाई बढ़ गई, हर चीज का प्राइस बढ़ा दिया, जनता की जेब से पैसा निकालने लगे, जर्मनी के अंदर एकदम गरीबी आ गई, देश की एकदम हालत खराब हो गई, भुखमरी मच गई। ऐसे में जर्मनी देश की उम्मीद बने एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान एडोल्फ हिटलर, भयानक भाषण देने वाला इंसान जो एक बार माइक पे खड़ा हो जाए तो सबको संबोधित कर ले। उसने बोला कि मैं जर्मनी को वापस सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाऊंगा, विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा जर्मनी को, जर्मनी का राज होगा। मीडिया को भी खरीद लिया पैसा देके, भड़काऊ भाषण देने लगे। देखो मैंने प्रतिभाशाली क्यों बोला, क्योंकि टैलेंट तो था इनके अंदर लोगों को संबोधित करने का। इसके साथ साथ 1933 में हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता भी आ गई, ये रूलर बन गए, लीडर बन गए जर्मनी के। एक इनकी बहुत बड़ी कमी ये थी कि ये जातिवाद बहुत करते थे। इनका मानना था कि एक जाति थी ज्यूज, जिनको यहूदी कहा जाता है, कि ये जो यहूदी जाति के लोग हैं ना, ये गद्दार होते हैं, गंदी नस्ल के होते हैं, गंदे खून के होते हैं, ऐसी सोच हिटलर रखते थे। और जितने भी ज्यूज थे जर्मन के अंदर, ये कहते थे इन्हीं की वजह से हम प्रथम विश्व युद्ध हारे हैं, अपनी गलती नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 हम अपनी गलती से नहीं आ रहे हैं, इन ज्यूज ने, इन यहूदियों ने हमें धोखा दिया, हमारे पीठ पे खंजर भोंका, इसलिए हम हारे हैं। ये गंदा खून है, इनको साफ कर दो। इनको इन्होंने जेल में बंद कर दिया, इनसे मजदूरी करा दी, इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले गए, एकाग्रता शिविर, वहां ले जाके इनको न खाना दिया न पानी दिया, छोटे बच्चों को, महिलाओं को ऐसे बंद कर रखा था क्योंकि ये इनके हिसाब से नीची जाति के थे। इन एकाग्रता शिविर में इनका सामूहिक रूप से कत्ल भी हुआ। माना जाता है 50 लाख से ज्यादा यहूदियों को हिटलर ने मरवाया इन कैंप्स के अंदर। खैर, जब यहूदियों को इतना परेशान किया, जर्मनी में यहूदियों का इतना अत्याचार हो रहा था, यहूदी कहां जाते? नीचे देखो तो इटली में भी ऐसा ही एक तानाशाह बैठा था, बेनिटो मुस्सोलिनी। ये भी ज्यूज को ऐसे ही परेशान करता था, कहता था ये गंदी जाति के लोग हैं। यही चीज कहीं ना कहीं रशिया के अंदर भी थोड़ी बहुत चल रही थी, यहूदियों को दबाया जाता था। इस मोमेंट को एंटी सेमिटिज्म भी कहा जाता है, एंटी सेमिटिज्म। अब ये यहूदी जाति के लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका और ब्रिटेन भागने लगे, क्योंकि यहां रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये या तो अमेरिका जा रहे थे या तो ब्रिटेन की तरफ भागने लग गए थे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ यूरोप का और जर्मनी का खास तौर से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो यहूदी जाति के थे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जो भाग के चले गए। विश्व के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी ज्यू थे, एक यहूदी थे, जर्मनी के पास होते ये भाग के अमेरिका चले गए। नील बोहर क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जर्मनी से भाग के डेनमार्क गया, डेनमार्क से फिर ब्रिटेन, फिर यूनाइटेड स्टेट। एर्निको फर्मी ने ढूंढा था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय चेन रिएक्शन ढूंढा था। लीज मित्नर वो थी जिन्होंने ओटो हाहन के साथ न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। ये सारे लोग अगर यूरोप या जर्मनी में होते ना तो एटम बॉम्ब ये बनाए होते, अमेरिका नहीं बनाया होता। यही बुद्धि भ्रष्ट हो गई हिटलर की। आप देखो श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में क्या कहा है कि इंसान की जो जाति होती है वो उसके कर्म से डिसाइड होती है। इंसान की जो जाति होती है उसका फैसला उसका जन्म नहीं, उसका
गर्म करता है। हिटलर ये बात नहीं समझ पाए। खैर, ये जो सारे साइंटिस्ट थे इस समय, ये कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स में यानी एटम, न्यूक्लियस, इन सब में रिसर्च कर रहे थे। अब ये एटम, न्यूक्लियस क्या होता है थोड़ा सा ही समझ लेते हैं, फिर वापस कहानी पे आएंगे। तो देखो, हम सभी को पता है कि हम, आप, ये दुनिया, ये समाज, ये पूरा यूनिवर्स किससे बना है? छोटे छोटे कण से बना है। उस छोटे छोटे कण को, बहुत छोटे कण होते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम। बहुत छोटा होता है, परमाणु। ठीक है, अब ये परमाणु की खोज किसने की? तो कहा जाता है कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है, परमाणु शास्त्र पे पूरा ज्ञान दिया था इन्होंने। पर ये इतिहासकार बोलते हैं पूरी तरह से झूठ है, ये पश्चिम सभ्यता ने एक झूठ फैलाया है। असल में परमाणु शास्त्र की खोज इससे 2500 साल पहले भारत के एक बहुत बड़े ऋषि कन्नड़ ने की थी। जब ये जॉन डाल्टन ने बोला ना कि ये मेरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, महर्षि कन्नड़ ने कहा होल्ड माय परमाणु। 2500 साल पहले पूरा परमाणु शास्त्र लिख के जा चुके हैं। ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि यूरोप की तुलना में जो एशिया के वैज्ञानिक थे, जो भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे, जो भारत के ऋषि थे, इनके पास बहुत सारा ज्ञान था। खैर, अब ये तो मुद्दा हमेशा बना ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि हम सब बने हैं छोटे छोटे कण यानी एटम, यानी परमाणु से। हम सब एटम से बने हैं। ये एटम किससे बना है? आओ समझते हैं एटम किससे बना है। तो प्रारंभिक रूप पे 3 पार्टिकल मिले थे एटम के अंदर। एक तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था, बोला था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज वाला कोई पदार्थ है जो गोल 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 घूमता रहता है परमाणु में। किसके गोल गोल घूमता है? तो बोला गया कि एटम के बीच में एक बहुत ही ठोस एक चीज है, एक पदार्थ है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, नाभिक बोल सकते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव आवेश वाला प्रोटॉन एक पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक बिना किसी आवेश वाला पार्टिकल है न्यूट्रॉन, है ना। ये जो न्यूक्लियस की खोज थी, ये की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज सबसे देर में हुई थी क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था। तो इसकी खोज हुई थी 1932 में, जेम्स चैडविक ने की थी। वापस चलते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में 1938 में 2 वैज्ञानिक थे, ओटो हान और लीज मितनर। इन्होंने एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था, परमाणु के अंदर जो नाभिक था, इसको तोड़ दिया और तोड़ के 2 नाभिक बना दिए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। अब ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ बहुत भारी न्यूक्लियस के लिए। जैसे आप मान लो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, बहुत भारी होता है। इसको अगर तोड़ के हम 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएं तो ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। पर यह इतना आसान भी नहीं है। ऐसा करने के लिए क्या करना होता है कि एक बड़े भारी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन मारा जाता है। मारते ही ये भारी न्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये जो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ये बराबर के, करीब करीब बराबर के भार के होते हैं। जरा एक बार देखते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन आया, इसको मारा, फिजन हुआ, 2 छोटे छोटे इसके न्यूक्लियस बन गए और 3 साथ में न्यूट्रॉन भी निकल गए। तो इस तरह से कुछ कहानी ये होती है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में कहां से ऊर्जा आई, ऊर्जा कैसे आ गई? अब जरा सोचो कि अगर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस टूट के 2 छोटा छोटा गेंद बनाए, इन दोनों गेंदों का वजन मैं जोड़ूं तो इन दोनों गेंदों का वजन जोड़ने पे इसके वजन के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? इनका वजन जोड़ के इसके वजन के बराबर होना चाहिए, पर असल में ऐसा नहीं हुआ। इनका वजन जोड़ने पे इसके वजन से थोड़ा सा कम रह गया। आप बोलोगे 3 न्यूट्रॉन भी तो निकले हैं, उन 3 न्यूट्रॉन के वजन को भी जोड़ लो, इनका भी वजन जोड़ लो, तो भी इसके वजन से कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 0.1%, है ना। 0.1% यहां से यहां आने पे मास गायब हो जा रहा। अब ये मास कहां गया, कहां गायब हो गया? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका आंसर दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि ये जो ऊर्जा होती है और ये जो पदार्थ, जो मैटर है, जो मास है, ये दोनों एक ही चीज है। अगर कहीं से मास गायब हुआ है तो वहां पे ऊर्जा बनी होगी। कितनी ऊर्जा बनी होगी? इन्होंने कहा जितना मास गायब हुआ है उसको गुणा कर दो प्रकाश की जो गति होती है उसके पावर 2 करके, E = mc²। आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम हो, 1 किलो, एक पैकेट भर के यूरेनियम हो, तो दिल्ली जैसी राज्य की, दिल्ली जैसे जगह की 10 दिन की पूरे शहर की बिजली आ सकती है। इतना होता है। तो ये जो ऊर्जा मिली, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है। और जो आप सोच रहे हो, यही विश्व भर के सारे देश और सारे साइंटिस्ट ने सोचा। इतनी ऊर्जा से क्या बनेगा भाई? जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रही है उस समय इतनी ऊर्जा से क्या बनेगा? क्योंकि अब द्वितीय वर्ल्ड वॉर आ गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब बता रहे, इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर आने वाली है। अब सब सोच रहे हैं कि इतनी ऊर्जा से कौन बिजली बनाएगा? बिजली बाद में बनाएंगे, अब बम बनाते हैं।
इसके बाद जो हिटलर थे, इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, जो समझौता हुआ था ना संधि वाला, उसको तोड़ दिया, अपनी सेना बनाई और जाके ऑस्ट्रिया पे हमला किया और ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया, इस पे भी कब्जा कर लिया। अब जर्मनी सही में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता था। जर्मनी ने इसके बाद पोलैंड पे हमला किया और यहीं से शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इधर से जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, इस तरफ से यूएसएसआर ने हमला कर दिया। तो जर्मनी और यूएसएसआर ने आपस में समझौता कर लिया, दोस्ती की, और बोला पोलैंड को आधा आधा बांट लेते हैं, आधा तुम रख लेना, आधा हम। इसके बाद जर्मनी ने डेनमार्क पे हमला किया, नॉर्वे पे हमला किया, फ्रांस पे हमला करने लग गए। अब हिटलर पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था और हिटलर को पता था अगर पूरी दुनिया पे कब्जा करना है तो मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए होगा जिसका जवाब किसी के पास नहीं हो। हिटलर को पता था कि इनकी बर्लिन की लैब में न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की खोज हो चुकी है जिसमें बहुत ऊर्जा बन सकती है। अब हिटलर ने क्या किया कि एक यूरेनियम क्लब बना दिया, कहा कि एटम बॉम्ब बनाते हैं और जिम्मेदारी सौंप दी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को, वर्नर हीजेनबर्ग, क्वांटम फिजिक्स के बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे। हीजेनबर्ग को ही क्यों चुना? क्योंकि हीजेनबर्ग भी यहूदियों से बहुत नफरत करते थे, जूस से बहुत नफरत करते थे। अब हिटलर चाह रहा है कि हम एटम बॉम्ब बनाते हैं, अमेरिका को चुनौती देते हैं। अब कहानी याद करो कि न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन की खोज की थी ओटो हैन और उनकी साथी लीज मितनर ने। ये जो लीज मितनर है ना, ये लीज मितनर भी खुद एक ज्यू यानी यहूदी हैं। तो खोज करने के बाद इनको ये तो पता था कि हिटलर या तो मुझे मरवा देगा या मेरे साथ सही सलूक नहीं होगा। तो लीज मितनर भी एक बड़ी साइंटिस्ट जर्मनी से भाग गई डेनमार्क। बाद में इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक पर्स में, एक छोटे से पर्स में ये सारा डॉक्यूमेंट, सारा दस्तावेज नाभिकीय विखंडन का लेकर जर्मनी से डेनमार्क गई थी। और डेनमार्क जाकर मिली उस सदी के एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट नील बोहर से। इन्होंने पूरा परमाणु का सबसे बड़ा मॉडल बनाया है, एटॉमिक मॉडल बनाया, बोहर एटॉमिक मॉडल, बहुत फेमस आदमी थे। और नील बोहर को इन्होंने बताया कि हिटलर एटम बम बना रहा है, ये बात अमेरिका को बता दो, क्योंकि अगर हिटलर के हाथ में एटम बम लग गया तो सोचो दुनिया का क्या होता। तो नील बोहर ने कहा अच्छा। तो नील बोहर डेनमार्क में थे, इनके कुछ मित्र थे जैसे लियो सिलर्ड हो गए, जैसे एडवर्ड टेलर हो गए। एडवर्ड टेलर को आज के समय में कहा जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब का पिता। ये सब बहुत बड़े लोग हैं, पर आज, उस समय नहीं, तब ये यंग थे, तब ये नौजवान थे, तब चीजें बना रहे थे। तो इन्होंने, नील बोहर ने लियो सिलर्ड और एडवर्ड टेलर को ये बात बताई। अच्छा, ये दोनों भी यहूदी थे और ये दोनों भी यूरोप से भाग के ही अमेरिका में गए थे। तो नील बोहर ने कहा कि ऐसा करो कि हिटलर एटम बम बना रहा है, न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई, ये बात जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को बताओ, क्योंकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, और उससे बोलो कि एटम बम पहले वो बना ले। इन्होंने कहा साहब अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत बड़ा आदमी है, हमारे जैसे छोटे साइंटिस्ट की नहीं सुनेगा। अब लियो सिलर्ड दिमाग वाले थे, इन्होंने क्या किया, ये जाकर मुलाकात किए किससे? एल्बर्ट आइंस्टीन से। क्या ये बड़ा आदमी है, इसकी तो सुनेगा अमेरिका की राष्ट्रपति, नोबेल प्राइज विनर है, क्या आदमी है। तो इन्होंने जाके एल्बर्ट आइंस्टीन को सारी कहानी समझाई कि ऐसा ऐसा है, न्यूक्लियर फिजन की खोज हो गई है और ऐसा है कि वहां पे अब जो हिटलर है वो एटम बम बना रहा है। अच्छा, आइंस्टीन खुद भी एक यहूदी थे, ज्यू थे, ये खुद ही जर्मनी से भाग के अमेरिका आए थे, तो ये जानते थे हिटलर कैसा भैया आदमी है। तो इन लोगों ने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा रूजवेल्ट को, अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा और उनको चेतावनी दी कि भाई हिटलर एटम बम बना रहा है, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, एक आप ही हो जो पूरी दुनिया को बचा सकते हो। अच्छा, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में इसने बहुत कुछ खोया था। इसने कहा मुझे नहीं लड़ना है, यूरोप अपनी चीजें अपने खुद से संभालो, मैं नहीं कूद रहा उसके अंदर। तो रूजवेल्ट ने कहा अच्छा एटम बम बना रहा है, अच्छा यार ऐसा है। इसने देखा अच्छा हाँ सही में यार हिटलर की तो जो सत्ता है बढ़ती जा रही है, देखो पूरे जर्मनी, पूरा मतलब पूरे यूरोप पे जर्मनी कब्जा करता जा रहा है। दूसरी तरफ एक और चिंता का विषय था रूजवेल्ट के लिए, भले ही ये विश्व युद्ध में कूद नहीं रहे थे पर ये दूर से देख तो रहे थे कि जिस तरह से हिटलर यूरोप को कब्जा करता जा रहा था एक तानाशाह की तरह, उसी तरह से एशिया में हिरोहितो, ये जापान के राजा थे, हिरोहितो, इनको भगवान बोलते थे जापानीज, ये भगवान जैसे थे, इनकी बात को कोई काट नहीं सकता, ये सब ऐसे ही तानाशाह लोग थे। हिरोहितो ये पूरे एशिया पे कब्जा करना चाह रहे थे, दक्षिणी एशिया पे कब्जा कर भी लिया था। तो एक तरफ से जापान पूरे एशिया पे कब्जा कर रहा है, एक तरफ से हिटलर पूरे यूरोप पे कब्जा कर रहा है, और अमेरिका सब बैठ के देख रहा है कि करे क्या, एटम बम बनाना शुरू करते हैं। तो अमेरिका ने अपनी यूरेनियम कमिटी बनाई और एटम बम की खोज करना शुरू कर दिया।
इस समय विश्व के सभी देश एटम बॉम्ब की खोज करना चाहते थे, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन की खोज हो चुकी थी। जैसे कि ब्रिटेन और कनाडा ने एक टीम बनाई, ट्यूब एलॉय प्रोजेक्ट, और इनके सारे वैज्ञानिक लग गए एटम बॉम्ब की खोज करने। हिटलर यानी जर्मनी ने यूरेनियम क्लब बनाया था, एटम बॉम्ब की खोज कर रहे थे। अमेरिका ने यूरेनियम कमिटी बनाई थी, एटम बॉम्ब की खोज कर रहे थे। जापान ने अपना नीगो प्रोजेक्ट बनाया था, एटम बॉम्ब की खोज हो रही थी। यूएसएसआर अपना एटम बॉम्ब खोज रहा था। सभी देश चाहते थे कि सबसे पहले एटम बॉम्ब मैं बनाऊं और पूरे विश्व पे कब्जा कर लूं। खैर, इसके बाद कुछ अजीब हुआ। जापान, जो कि दक्षिणी एशिया पे कब्जा करता जा रहा था, इस पे अमेरिका की नजर पड़ी और अमेरिका ने कहा, यार मुझे इससे युद्ध तो करना नहीं है, पर इसे रोकना पड़ेगा। इतनी शक्ति आ जाएगी तो ये मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो अमेरिका ने जापान को बोला कि हम तुम्हें अब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। जापान ने कहा, टेक्नोलॉजी तो मैं खुद बना लूंगा, क्या दिक्कत है। अमेरिका ने कहा, अच्छा। अमेरिका ने कहा, जापान हम तुमको तेल नहीं देंगे, ऑयल नहीं देंगे। तेल अमेरिका के पास था। अब जापान को दिक्कत हुई, तेल नहीं मिलेगा तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, जीवन कैसे चलेगा। तो जापान ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे आसपास ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे तेल होता है, हम वहां से तेल ले लेंगे। पर इन राज्यों के ऊपर भी अमेरिका का ही कब्जा था। तो अब जापान ने कुछ पागलपने वाला काम किया, एक ऐसा काम किया जो इसके औकात के बाहर था। इसने सोचा, मैं अमेरिका को डरा देता हूं, धमका देता हूं, अमेरिका को अपनी ताकत दिखाता हूं। अमेरिका के सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने जाके हमला कर दिया। अमेरिका का सैन्य अड्डा था पर्ल हार्बर, इस पे जाकर जापान ने अचानक से हमला किया और सोचा कि अमेरिका को झटका देते हैं, पूरा इनका सैन्य अड्डा उड़ा देते हैं, ये हमसे डर जाएंगे, इसके बाद हम अपने आसपास वाले राज्यों पे कब्जा करेंगे और यहां से तेल निकालेंगे। ऐसा थोड़ी होना था। जैसे ही पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, पर्ल हार्बर अमेरिका के लिए गर्व की जगह थी, प्राइड था उनका। अमेरिका ने कहा, मैं भी विश्व युद्ध के अंदर हूं, वर्ल्ड वॉर के अंदर हूं और मैं हमला करता हूं जापान के ऊपर। इसके बाद अमेरिका बहुत सीरियस हो गया एटम बॉम्ब बनाने के लिए। इन्होंने एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया। ए बॉम्ब मतलब एटम बॉम्ब, एच बॉम्ब होता तो हाइड्रोजन बॉम्ब। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मैनहट्टन एक शहर है अमेरिका के अंदर। इन्होंने क्या किया, विश्व भर के सबसे बेहतरीन 15 साइंटिस्ट जो अमेरिका में मौजूद थे, कुछ इनके खुद के थे, कुछ यूरोप से भाग भाग के जो यहूदी वैज्ञानिक आ गए थे, उन सब की एक टीम बनाई और उस टीम का नेता बनाया रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को। अभी इन पे मूवी भी आ रखी है। ओपेनहाइमर को ही क्यों नेता बनाया? सबसे पहली बात, ये अमेरिकी थे। ऐसे हालातों में इस टीम का नेता एक अमेरिकी को होना चाहिए, क्योंकि ये जो यहूदी साइंटिस्ट थे ये सब यूरोप से आए थे। इसमें से कोई भी गद्दार भी हो सकता था, इसमें से कोई जासूस भी हो सकता था हिटलर का, इसमें से कोई बाद में जाके यूएसएसआर से भी मिल सकता था। तो इन लोग पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इसका लीडर बनाया ओपेनहाइमर को। पहली बात, ये अमेरिकी थे। दूसरी बात, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे, नाभिकीय शास्त्र के एक बहुत बेहतरीन वैज्ञानिक भी थे। इन सबको इन्होंने लॉस एल्मोस के जंगल में एक शहर बसा के दे दिया, जहां पे बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी सेना के लोग थे, और यहां पे कहा कि अब बनाओ तुम एटम बॉम्ब। यहां बैठ के सारे सबसे बेस्ट वैज्ञानिकों को एक साथ एक जगह पे रख दिया। इन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे अर्निको फर्मी, जिन्होंने उसी बीच न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय चेन रिएक्शन की खोज की, जो कि बहुत जरूरी था एटम बॉम्ब बनाने के लिए। जरा सोचो, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसको तोड़ के अगर आप 2 न्यूक्लियस बनाते हो तो उससे कितना ऊर्जा निकलता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे थोड़ी बम बनेगा। बम बनाने के लिए बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ना होगा। अच्छा, याद करो कैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता था। एक न्यूट्रॉन जाता था और यूरेनियम के न्यूक्लियस को जाके धड़ 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 मारता था, और ये न्यूक्लियस के 2 टुकड़े होते थे, पर साथ में कुछ और भी निकलता था। क्या? 2 से 3 न्यूट्रॉन और निकलते थे। तो 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन चले गए एक एक और यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ने। इसने एक यूरेनियम को तोड़ा, इसने दूसरे को तोड़ा, इसने तीसरे को तोड़ा। ये 2 भाग में टूटे और क्या निकला? 3 नए न्यूट्रॉन निकला। अब आप सोच रहे हो कि इतना सारा यूरेनियम न्यूक्लियस कहां से आया? अरे भाई, अगर मेरे पास चुटकी भर यूरेनियम भी है तो चुटकी भर यूरेनियम में करोड़ों यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे, करोड़ों परमाणु होंगे। चुटकी भर पाउडर ऑफ यूरेनियम में मेरे पास एक चुटकी यूरेनियम भी है, उसमें करोड़ों न्यूक्लियस है। इस चुटकी भर यूरेनियम में मैंने एक न्यूट्रॉन मारा, धाड़, ये 2 भाग में टूटा, 3 और न्यूट्रॉन बने। अब यहां बहुत सारा यूरेनियम का न्यूक्लियस है, तो एक एक न्यूट्रॉन दूसरे में चले गए। फिर वहां से क्या हुआ? 3 निकला। यहां से क्या हुआ? इसमें से 3 न्यूट्रॉन, इसमें से 3 न्यूट्रॉन, इसमें से 3 न्यूट्रॉन। अब कितना न्यूट्रॉन बन गया? 9 न्यूट्रॉन जाएंगे,
9 न्यूक्लियस के पास, फिर उसमें से 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 27 न्यूक्लियस के पास फिर 81 न्यूट्रॉन, 81, और इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। और इससे उत्पन्न होगी बहुत सारी ऊर्जा, 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जला देंगे सब कुछ। देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ध्यान से देखो, एक ऐसा देखो, एक न्यूट्रॉन आया, इसको मारा, 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर 3 न्यूट्रॉन गए, 3 न्यूक्लियस को मारे, ये। और ये लाल लाल गेंदा, लाल और हरा गेंदा क्या है, छोटा छोटा जो न्यूक्लियस बनता जा रहा है। और ये जो पीला वाला है, ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है। इस तरह से कुछ बहुत सारी ऊर्जा पैदा होगी। बस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन मिल गया और एटम बॉम्ब बन गया। पहले एटम बॉम्ब का नाम दिया गया गैजेट, ये कोड नेम दिया गया था। एटम बॉम्ब बनके तैयार हो गया। अब सोचा इसको कहां गिराए, जर्मनी के ऊपर, पर जर्मनी सरेंडर कर चुका है, विश्व युद्ध से निकल चुका है इस समय तक। अब इस समय अमेरिका का झगड़ा चल रहा है जापान के साथ पैसिफिक के ऊपर, और जापान रुकने को तैयार नहीं। तो यह फैसला लिया गया कि हम पहले एटम बॉम्ब को जापान के ऊपर गिराएंगे। तो ये जो वैज्ञानिकों के दल के नेता थे, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जो नेता थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनसे कहा गया कि जापान पे एटम बॉम्ब गिराना है। ओपेनहाइमर ने कहा कि इसके पहले एक बार इसका परीक्षण कर लेते हैं। परीक्षण करना मुश्किल इसलिए था अमेरिका के लिए क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है, तो इतना महंगा यूरेनियम खराब हो जाएगा। खैर एनीवे, सब लोग तैयार हो गए, एक बार परीक्षण करेंगे। और परीक्षण यानी टेस्ट का नाम दिया गया ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी नाम क्यों दिया? ट्रिनिटी जैसे हमारे यहां त्रिदेव होते हैं ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ही इनके यहां ट्रिनिटी इनके धर्म में होते हैं। ट्रिनिटी मतलब बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, ये तीनों ही सब कुछ माने जाते हैं। तो 16 जुलाई 1945 की सुबह 5 बजे ये टेस्ट होना था। इस टेस्ट के पहले रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, जो साइंटिस्ट दल के नेता थे, ये गए आइंस्टीन से मिलने, और उनसे उन्होंने अपना एक थोड़ा सा दर्द साझा किया कि मुझे ये डर है कि कहीं ये एटम बॉम्ब फटे और इसका जो चेन रिएक्शन है वो पर्यावरण में फैल जाए और पूरा विश्व ना खत्म हो जाए। तो जो इसकी गणित है, एक बार आप चेक कर लीजिए, आप सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। तो उस समय आइंस्टीन थोड़े बुढ़े हो चले थे। उन्होंने कहा कि यार देखो, मेरा समय चला गया, ये सब गणित वगैरह तुम चेक कर लेना, और तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है, तुम्हारी टीम पे भरोसा है। पर अगर गणित ये कहती है कि इससे पूरा विश्व खत्म हो सकता है, तो तुम तो मत ही करना, साथ ही साथ जर्मन नाजी साइंटिस्ट को भी बोल देना कि वो भी ऐसा ना करे। इस तरह की सोच रखते थे। खैर, गणित ये कह रही थी दुनिया नहीं खत्म होगी, और इन्होंने सुबह 5 बजे ये टेस्ट किया, और टेस्ट के साइट से 9 किलोमीटर दूर सारा ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट और कुछ आर्मी वाले बैठ गए, आंखों पे काला चश्मा लगा लिया कि आंखें खराब ना हो, चमक ना जाए, और उसके बाद दुड़ूम, और 45,000 फीट तक इसका धुआं गया। देखने वालों की आंखें चौंधा गई, कुछ लोग कुछ सेकंड के लिए अंधे भी हो गए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने देखते ही जो सबसे पहली लाइन बोली वो श्रीमद् भागवत गीता थी। ये गीता के बहुत बड़े दीवाने थे। सिर्फ गीता पढ़ने के लिए उन्होंने पूरी संस्कृत भाषा सीख डाली थी, और गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक इन्होंने उसी वक्त बोला, नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं, अब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। अर्जुन थोड़े डर गए थे कि कैसे मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ूंगा, तो श्री कृष्ण ने बोला कि मैं सबसे बड़ा काल हूं और मैं सारे लोगों को खत्म कर सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है। आप ये सोच सकते हो कि ओपेनहाइमर को एक तरह का गिला, एक तरह का उनको ये पछतावा होने लग गया था कि उन्होंने ये क्या बना दिया जिससे पूरी दुनिया खत्म होगी। तो इन्होंने उस एटम बॉम्ब को ट्रिनिटी बोला था, यानी उसको वो भगवान की तरह देख रहे थे। उन्होंने कहा कि वो एटम बॉम्ब खुद कह रहा है कि आई एम द डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से आप इसका और भी कुछ इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि ये एटम बॉम्ब को सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं बनाता तो कोई ना कोई तो बना देता। तो जैसे अर्जुन नहीं लड़ाई लड़ते तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पूरा युद्ध मैं ही लड़ जाता, मैं ही काल हूं, मैं ही सबको खत्म कर दूंगा। तो शायद ओपेनहाइमर यही सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं बनाता तो कोई ना कोई बना देता, एंड ये जो एटम बम बना है, इट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ होल वर्ल्ड। इसी तरह से इन्होंने गीता के 11वें अध्याय का एक 12वां श्लोक भी उसी समय पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बोला था, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उनका प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। यहां ये कहीं ना कहीं एटम बम को ही भगवान बोल रहे हैं कि अगर आकाश में 1000 सूरज भी एक साथ आ जाए तो इस एटम बम की रोशनी के बराबर की रोशनी नहीं ला सकते। तो थोड़े इस तरह की अवस्था हो जाती है जब ऐसा कोई मोमेंट लाइफ के अंदर आता है। खैर,
आगे चलते हैं। इसके बाद ये हुआ कि अब इसको जापान के ऊपर गिराना है, तो ओपेनहाइमर ने ये कहा कि जापान पे गिराने से पहले उनको एक चेतावनी दे दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बम है, बहुत सारे लोग मरेंगे। तो अमेरिका ने कहा हम सीधी चेतावनी नहीं दे सकते। एक पोस्ट डैम डिक्लेरेशन हुआ जिसके अंदर अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी कि हम बहुत बड़ा हमला तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं, सुधर जाओ वरना बचोगे नहीं। तो जापान से कहा गया था या तो सरेंडर करो या पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। जापान ने नहीं सुना और इसके बाद अगस्त 6, 1945 सुबह सुबह जापान की हिरोशिमा शहर के ऊपर पहला एटम बॉम्ब गिराया गया। उसका नाम था लिटिल बॉय, और लिटिल बॉय यूरेनियम का एटम बॉम्ब था। एक प्लेन से इसको जापान के ऊपर गिराया गया। क्यों हिरोशिमा पे गिराया गया, इसका कोई बहुत सही रीजन नहीं था। शहरों की एक लिस्ट थी, उसमें से कोई 2 शहर चुनने थे, तो एक हिरोशिमा चुना गया। वहां कहा जाता है आर्मी की थोड़ी सी आबादी ज्यादा थी और आम इंसान कम थे, पर ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। इसके बाद जापान नहीं सुधरा। जापान ने तब भी विश्व युद्ध के अंदर सरेंडर नहीं किया। तो 3 दिन बाद अगस्त 9 को नागासाकी के ऊपर दूसरा एटम बॉम्ब गिराया गया। इसका नाम था फैट मैन और ये प्लूटोनियम से बना था। इस तरह से यूरेनियम एक बहुत भारी धातु है, वैसे प्लूटोनियम एक बहुत भारी धातु होता है और इसका भी न्यूक्लियर फिजन होता है और प्लूटोनियम से ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो ये 2 एटम बॉम्ब गिराए गए अगस्त 6 और अगस्त 9 में, और आज तक यही 2 एटम बॉम्ब हैं जो किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद कभी लड़ाइयों में एटम बम का इस्तेमाल नहीं हुआ। लगभग देखा जाए तो 2.25 लाख लोग सीधे रूप पे मर गए थे इन धमाकों के बाद, और रेडिएशन से ना जाने कितनी आने वाली इनकी जो जनरेशन थी, नस्लें थी, वो भी बर्बाद होने लग गई। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। इसी बीच हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी हुई। कैसे हुई? देखो, जैसे न्यूक्लियर फिजन के अंदर नाभिक का विखंडन होता है, वैसे ही एक और फिनोमेना है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, यानी 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस नाभिक का मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना। यह कैसे डिस्कवर हुआ? जो सूरज है ना, तो हम लोगों ने सोचा कि सूरज के ऊपर ऊर्जा कैसे आ रही है। सूरज को जाहिर सी बात है यहां से तार लगा के आप ऊर्जा नहीं दे रहे हो, जलाने के लिए आप वहां जाके कोई गैस नहीं डाल रहे हो, खुद से जलता जा रहा है, इतनी सारी ऊर्जा कैसे आ रही है? तो कुछ लोगों ने कहा कि सूरज के ऊपर भी न्यूक्लियर फिजन हो रहा होगा, नाभिकीय विखंडन हो रहा होगा। पर सूरज के ऊपर कोई भी यूरेनियम नहीं मिला, सूरज के ऊपर कोई भी यूरेनियम नहीं है। सूरज पे क्या है? सूरज पे हल्के एलिमेंट हैं, हल्के धातु हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, इस तरह के धातु वहां पे पाए गए। तो ये जो हल्के हल्के धातु हैं, ये टूटते नहीं, ये जुड़ के क्या बनाते हैं? एक बड़ा धातु बना देते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बेटा, फ्यूजन का जो मतलब होता है वो होता है पिघलना। अब कोई चीज कब पिघलेगी, न्यूक्लियस कब पिघलेगा? जब उसको आप बहुत हीट करोगे, बहुत ही ज्यादा तापमान में रखोगे। ऐसा तापमान कहां है? सूरज के ऊपर। सूरज के ऊपर इतनी गर्मी होती है जहां पे ये छोटे छोटे जो हल्के हल्के हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं, ये गल के आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी, फ्यूजन के अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। बल्कि सही मायने में बताएं तो फ्यूजन से जो ऊर्जा निकलती है वो फिजन से ज्यादा होती है। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो ऊर्जा निकलती है वो फिजन से 3 से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक छोटा न्यूक्लियस, दूसरा छोटा न्यूक्लियस गर्म हुए, आपस में मिले, फ्यूजन हुआ, एक बड़ा न्यूक्लियस और खूब सारी ऊर्जा निकली। पर ऐसा होने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, जैसा सूरज पे होता है, तारों पे जो तापमान होता है, तारों की जो ऊर्जा होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन से ही निकलती है। अब ये तापमान हम पृथ्वी पे कैसे लाएं? क्योंकि हमें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना है ना। ये छोटे हाइड्रोजन जैसे हल्के एलिमेंट होते हैं, वही फ्यूजन करते हैं, हल्के हल्के एलिमेंट। अब ये तापमान पृथ्वी पे कैसे आएगा? एक ही तरीका है। अभी देखो, ओपेनहाइमर ने क्या बोला था कि जिस तरह से 1000 सूरज भी अगर आसमान में चमक जाए तो एटम बॉम्ब की तुलना नहीं कर सकते। यानी एटम बॉम्ब ही एक तरीका है जिससे हम इतना तापमान ला सके। हाइड्रोजन बॉम्ब को चलाने के लिए एटम बॉम्ब को चलाना पड़ेगा। जैसे कि एक बड़े गड्ढे को छुड़ाने के लिए उसमें तार में ऐसे आग लगाते हो ना, वैसे ही हाइड्रोजन बॉम्ब को उड़ाने के लिए पहले एटम बॉम्ब उड़ाना होगा। तो देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनता है? ऊपर आप क्या लगा देते हो? यूरेनियम लगा देते हो। पहले आप यूरेनियम में क्या कराते हो?
फिजन कराते हो यानी एटम बम फोड़ते हो, इससे क्या होता है, बहुत ऊर्जा निकलती है, तापमान बहुत बढ़ जाता है। जब ये तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, छोटे छोटे हल्के हल्के जो न्यूक्लियस होते हैं ये पिघलते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोलते हैं और इसको थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी बोला जाता है। सबसे पहला हाइड्रोजन बॉम्ब जो बना था ईवी माइक नाम का था, अमेरिका ने ही बनाया था सन 1952 में, और इसके बाद सभी देश हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाना शुरू कर दिए। ये इस समय विश्व के वो देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है, वही रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, इन्हीं के पास परमाणु शक्ति है। और आज हमें एहसानमंद होना चाहिए अपने देश के नेताओं का और उनसे ज्यादा उन वैज्ञानिकों का, उन आर्मी वालों का जिनकी वजह से हम ये परीक्षण कर पाए। आज हम इतने मजबूत हैं कि चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, रशिया जैसे देश, रशिया से खैर हमारी दोस्ती है, आज हमें ये दबा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन है। क्या इंसानियत के लिए न्यूक्लियर वेपन अच्छा था? पता नहीं, पर जब से ये न्यूक्लियर वेपन बने हैं, जब से परमाणु बम बना है, देखा जाए तो लड़ाइयां कम हो गई, युद्ध कम हो गए, सबको एक दूसरे से डर लगने लगा है। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या ये सही हुआ या ये गलत हुआ, ये फैसला करना मेरे हाथ में नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।